इज टॉस्ड, अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस आती है वो है हेड एंड टेल, ठीक है जी। लेकिन अगर हम कहते हैं कि टू कॉइन्स आर टॉस्ड, कि टू कॉइन्स को हम टॉस करते हैं, तो उस केस में सैंपल स्पेस ये होगी कि दोनों पे हेड आ जाए, दोनों पे टेल आ जाए, एक पे हेड और एक पे टेल आए, एक पे टेल और एक पे हेड आए, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो सैंपल स्पेसिस हैं वो बनती हैं 4, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं कॉइन्स की तादाद बढ़ाता जाऊंगा ये उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। जैसे देखिए 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, कि 3 कॉइन्स को अगर टॉस करें तो क्या होगा, बता सकते हैं जी सैंपल स्पेस क्या होगी, या कितने एलिमेंट आएंगे सैंपल स्पेस के अंदर? 8। हाँ 8 आएंगे, 6 नहीं आएंगे, ठीक है। बी केयरफुल। अच्छा इसका डायरेक्ट मेथड क्या है, देखिए 1 कॉइन की सैंपल स्पेस 2 है, ठीक है जी। अगर 2 कॉइन्स हो जाएं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस डायरेक्ट निकालें, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे आप, ठीक है। 3 हो गए कॉइन तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 तो वो आपके पास 8 हो, ठीक है जी। अगर लेट से 5 कॉइन्स हो जाते हैं, 5 कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है जी, तो सैंपल स्पेसिस क्या हो जाएंगी आपके पास, वो हो जाएंगी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 32 एंड सो ऑन, ठीक है। पहली बात तो हो गई कि सैंपल स्पेस कैसे बनानी है, ठीक है जी। चलें एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए 2 डाइज आर रोल्ड, 2 डाइज आर रोल्ड, सिर्फ ये बताइए कि सैंपल स्पेस क्या होगी। 36। 36 सेकंड की 36, तो सैंपल स्पेस हो जाएगी 36। वेरी गुड। अगर 3 डाइस को रोल करें तो 216। if 3 dice are, हाँ जी 3 dice आर रोल्ड, अगर हम 3 डाइस को रोल्ड करें तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेसिस क्या हो जाएंगी, 6 इंटू 6 इंटू 6 दैट इज 216, ठीक है जी। तो इस तरह से आप रिपीटेड एक्सपेरिमेंट के अंदर जो सैंपल स्पेसिस हैं वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब जब सैंपल स्पेस जनरेट हो जाए तो क्वेश्चन किस तरह का आएगा, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा, उसको कैसे हैंडल करेंगे। मैं एक बड़ा क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, वो कहता है जी 5 कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है जी। मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि इतने बड़े क्वेश्चन में भी 32 इवेंट्स लिखना हमारे लिए मुश्किल काम है, ठीक है। वैसे कैलकुलेट करना तो इजी है, लेकिन एंट्री टेस्ट में बैठ के हम 32 इवेंट्स नहीं लिख सकते, कि पहले हम 32 इवेंट्स लिखें और फिर उसमें से वो पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 हेड्स अपीयर, कि इस बात के क्या चांसेस हैं कि 3 हेड अपीयर होंगे, ठीक है जी। इसका मैं आपको सिंपल शॉर्टकट बताता हूँ की पॉइंट क्या है। देखिए 5 कॉइन्स हैं, इसमें टोटल 5 हेड्स होंगे, आपको वो इवेंट चाहिए जिसमें 3 हेड्स आते हैं, तो आप लेंगे कॉम्बिनेशन 5C3 डिवाइडेड बाई 32 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्यों, समझ आइए बात की नहीं है, ठीक है। अगर वो कहता है जी बताएं कि प्रोबेबिलिटी है कि 2 हेड्स कितनी दफा आएंगे, तो क्या करेंगे 5C2 डिवाइडेड बाई जो भी इसकी सैंपल स्पेस है, ठीक है जी। नहीं समझ आई बात? सर रिपीट कर दें ये। तो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अब इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई करता हूँ। वो कहता है फाइंड करें प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 3 हेड्स अपीयर। अब बात जरा ध्यान से देखते जाइएगा, एट लीस्ट का मतलब ये है कि कम से कम 3 हेड आए, 3 से कम नहीं आने चाहिए, ज्यादा आ सकते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि वो सारे इवेंट जिनमें 3 हेड आते हैं उनके चांसेस हैं 5C3, ठीक है जी। प्लस करेंगे वो भी इवेंट ले लें जिसमें 4 हेड आते हैं, प्लस करेंगे वो भी इवेंट ले लें जिसमें 5 हेड आते हैं, तो इस सारे सम को डिवाइड कर दें किससे, सैंपल स्पेस से, जो कि 32 है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका,
ठीक है, एक और एंगल से देखिए, वो कहता है जी बताइए प्रोबेबिलिटी दैट एट द मोस्ट 5 हेड्स, सॉरी 5 कर दिया, ये ज्यादा हो जाएंगे, एट द मोस्ट 2 हेड्स अपीयर, अरे पढ़ ले। कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आए। ठीक है जी। अब देखें, एट द मोस्ट का मतलब ये है कि आप इस नंबर से ज्यादा नहीं ले सकते, कम ले सकते। तो आप शुरू करेंगे कहां से, 5C2 से, 2 से कम कर दें, 5C1 भी ले लें, फिर 1 से भी कम कर सकते हैं और 0 हेड्स भी ले सकते हैं। डिवाइड कर देंगे किससे, 32 से। तो अगर बड़ा इवेंट है और उसके बारे में ये बातें आपसे वो पूछता है, तो आप कॉम्बिनेशन को फ्रिक्वेंटली यूज करके इन तीनों क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, जैसे वो कहता है 10 कॉइन टॉस होते हैं, तो बताइए कि 5 हेड आने के चांसेस कितने हैं, क्या लिखेंगे, 10C5 ओवर 2 पावर 10। क्यों जी, समझ आ रही है बात की? सर ये एट मोस्ट 2 का मीनिंग समझा दें। बेटा एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, कि इससे आगे नहीं जा सकते आप, लेकिन उससे पीछे जा सकते हैं। ठीक है, यानी 2 हेड ले लेंगे, फिर 1 हेड वाले कितने चांसेस हैं, फिर 0 हेड वाले कितने चांसेस हैं। ठीक है, उससे यस आगे नहीं जा सकते। एटलीस्ट का मतलब होता है कि उससे पीछे नहीं जा सकते, आगे जा सकते हैं मैक्सिमम तक। तो हमारे पास यस चूंकि 5 कॉइन है, तो मैक्सिमम हम 5 तक जा सकते हैं, मिनिमम हम 0 तक जा सकते हैं। 0 से पीछे तो मीनिंगलेस हो गया ना, माइनस हेड तो आते ही नहीं। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है जी। अगर कोई छोटा इवेंट हो तो फिर आप बेशक उसको वैसे गिन लें। ठीक है, जैसे वो कहता है कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन टॉस हैं, बताइए कि इसमें 2 आने के चांसेस कितने हैं। तो देखिए 2 कॉइन अगर टॉस हो तो सैंपल साइज छोटी सी है, तो 2 हेड आने के चांसेस कितने हैं, ओनली 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक है, अब यहाँ बताएं, वो कहता है कि एटलीस्ट 1 हेड आए, कम से कम एक हेड जरूर आए। तो आप इवेंट को वैसे गिन सकते हैं कि एटलीस्ट 1 हेड ये का मतलब है कि आप ये वाला इवेंट ले लेंगे, ये वाला इवेंट भी ले लेंगे, और ये, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3/4। ठीक है, ये चूंकि छोटा है तो इसमें इवेंट ही छोटे हैं, थोड़े हैं, तो इनको आप वैसे कैलकुलेट कर लें। लेकिन अगर जैसे जैसे ये बड़े होते जाएंगे, वैसे वैसे ये कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, फिर वहां पे आप कॉम्बिनेशन जो है इसको यूज कर सकते हैं। ठीक होगी जी बात, आगे चलते हैं। अगर आपके पास आ जाए जी कि 2 डाइस आर रोल्ड, कि 2 डाइस को रोल किया गया है। अब यहाँ पे पहली बात तो ये है कि आपके पास जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है वो होगी 6 × 6, दैट इज 36। पहले हम बात कर चुके हैं। अब यहाँ क्वेश्चन कैसा आएगा, वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ डॉट्स अपीयर, कि जो डॉट अपीयर होते हैं उनका सम जो है वो आपके पास 7 है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी। अब आपने गिनना है कि कितनी दफा जो डॉट्स हैं उनका सम 7 आना पॉसिबल है। आएगा कैसे, देखें, आपने अक्सर लूडो खेलते हुए 2 डाइस को यूज किया होगा। जब आप उसका स्कोर बनाते हैं, तो दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर हो रहे होते हैं, आप उन दोनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ऐसे ही करते हैं जी। अब आप देखें कि अगर एक डाइस पे 1 और दूसरी पे 6 आए, तो सम जो है वो 7 बन जाता है। ठीक है, एक डाइस पे 2 और दूसरी पे 5 आए तो सम 7 बन जाएगा। एक पे 3 दूसरी पे 4 आए तो सम 7 बन जाएगा। एक पे 4 दूसरी पे 3 आए तो सम 7 बन जाएगा। एक पे 5 और दूसरी पे 2 आए तो सम 7 बन जाएगा। फिर फर्स्ट पे 6 और दूसरी पे 1 आए तो सम 7 बन जाएगा। और कोई पॉसिबिलिटी है तो बता दें। क्यों जी? तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6/36। ये 6 टोटल इवेंट्स बनते हैं, 36 जो है वो सैंपल स्पेस। इज इट क्लियर? क्यों जी, पॉइंट क्लियर हुआ है कि नहीं? यस सर। देखिए, इनके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिमेट्री है। ठीक है जी, अगर वो आपसे कहे सम ऑफ डॉट्स अपीयर 1 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ डॉट्स अपीयर 2,
इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/36। ठीक है जी। सम ऑफ डॉट्स 3 है, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 2/36। ठीक है जी। सम ऑफ डॉट्स 4 हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 3/36। समझ आ रही है बात कि नहीं? ये शॉर्टकट बता दिया मैंने आपको। तो बताएं कि सम ऑफ डॉट्स अपीयर 5, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/36. 4/36. हाँ जी। 6 की 5/36, 7 की 6/36। क्यों जी, समझ आई है बात कि नहीं? Yes, sir. अच्छा जी, 8 की बताएं क्या होगी? 7/36. जी 7/36. नहीं 0. नहीं, 7 तक तो ये ऐसे ही चलता है, इसके बाद रिवर्स गियर लग जाता है। रिवर्स गियर का मतलब है कि 8 की प्रोबेबिलिटी वही है जो 6 की है, यानी 5/36। ठीक है जी। अब आप बताएंगे कि सम ऑफ डॉट्स अगर 9 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/36. 4/36. वेरी वेरी गुड। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये 4/36 हो जाएगी। सर सर सम मगर ऑफ ऐसा होता है डॉट्स क्यों है? अगर, बस ये आप खुद देखें क्यों होता है, ये आपने देखना है, ये काम आपका है। ठीक है जी। अच्छा आप बताएं 10 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? समझ आ गई ना बात? व्हाट इज द 3/36. प्रोबेबिलिटी दैट द, हाँ जी, सम इज 10, 3/36, सम इज 11, 2/36, सम इज 12, 1/36. और 12 की क्या होगी? 1/36. हाँ जी, किस्मत वालों को ही 12 सम मिलता है। ऐसे ही जब आप खेल रहे होते हैं तो कोशिश होती है कि 2 6 इकट्ठे आ जाएं, और बड़े रेयर आते हैं क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी कम है, 1/36। और 12 से ऊपर किसी भी नंबर की लेंगे या 2 से नीचे किसी भी नंबर की लेंगे तो उसकी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको 12-13 क्वेश्चन इकट्ठे एक ही जगह एक ट्रिक से याद करवा दिए सारे। ठीक होगी जी बात? चलें जी, एक क्वेश्चन करते हैं, अब देखते हैं कि आप कर पाते हैं कि नहीं। 3 डाइस, बेटा आपकी आवाज नहीं क्लियर आई, दोबारा बोलें अब क्या पूछना चाह रहे हैं। सर मैंने कहा 12 के बाद भी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। जी बेटा, वो सारी 0 होगी। 12 से बड़ा सम आ ही नहीं सकता। 2 डाइस को आप रोल कर रहे हैं तो मैक्सिमम जो सम आ सकता है वो 12 आ सकता है जी। 3 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, 3 डाइस को हमने रोल किया है साइमल्टेनियसली। यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट द सम ऑफ डॉट्स इज ग्रेटर देन 4। ठीक है जी। ऑप्शन ए है 55/56, ऑप्शन बी है 53/54, ऑप्शन सी है 52/53, और ऑप्शन डी है आपके पास 51/52। ये क्वेश्चन नोट कर लें, इसका आंसर मुझे आपने बताना है कल। ठीक है जी, इस पे गौर कीजिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है जी, अगर ये आपको क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए, मैं आपको आगे लेके चल रहा हूँ। ठीक है जी। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? जी सर। Yes. अच्छा जी, मैं ये स्क्रीन अब इसको फिनिश कर रहा हूँ। आप इस स्क्रीन को दोबारा नहीं देख पाएंगे, इसमें जो भी डाटा है वो लूज हो जाएगा। तो अगर आप में से किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले ले। मैं आपके साथ कुछ और प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके लिए मुझे स्क्रीन को ऑफ करना पड़ेगा। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, उनके क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। ठीक है जी, उससे पहले मैं आपको प्लेइंग कार्ड के बारे में कुछ डाटा जो है वो दिखाना चाहता हूँ। आई होप सो कि आप इसको पहले से जानते भी हैं, लेकिन आप ये देखने के बाद
आपको ज्यादा चीजें जो है वो हेल्पफुल हो जाएंगी आपके लिए। तो ये आपने चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है जी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है, और अपने पास इसको रेफरेंस के लिए याद रखिएगा कि ये आपके बार बार काम आने वाली चीज है। प्लेइंग कार्ड का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो याद रखें कि टोटल प्लेइंग कार्ड्स 52 होते हैं। इसका मतलब है कि प्लेइंग कार्ड की सैंपल स्पेस हमेशा 52 होगी अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड, ठीक है जी। प्लेइंग कार्ड की कैटेगरीज इस तरह की होती हैं कि इसमें 26 रेड कलर के कार्ड होते हैं और 26 ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं। अगर हम 26 रेड कलर के कार्ड्स की बात करें तो इसमें 13 कार्ड जो है ये हार्ट्स के होते हैं, ये इसका साइन भी छोटा सा हार्ट बना होता है। 13 कार्ड जो है वो डायमंड के होते हैं। इसी तरह ब्लैक कलर में 13 कार्ड जो है क्लब होते हैं और 13 कार्ड जो है वो स्पेड होते हैं। तो इस तरह 52 कार्ड्स पूरे होते हैं, ठीक है। अगर वो आपसे पूछे कि जी हार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या है तो 13/52, डायमंड की प्रोबेबिलिटी क्या है 13/52, क्लब की प्रोबेबिलिटी क्या है 13/52, स्पेड की प्रोबेबिलिटी क्या है 13/52, ठीक है जी। अब इन हर 13 कार्ड के अंदर एक और इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होती है, वो ये है कि नंबर 2 से कार्ड के नंबर स्टार्ट होते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यानी नंबर 2 से लेकर नंबर 10 तक टोटल 9 नंबर्ड कार्ड होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ 13 क्लब के अंदर नहीं है, ये 13 स्पेड के अंदर भी यही क्लासिफिकेशन है, 13 हार्ट्स के अंदर भी यही क्लासिफिकेशन है और 13 डायमंड के अंदर भी यही क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो पूरे पैक में 36 नंबर्ड कार्ड होंगे। ये नीचे इसकी ये वाली क्लासिफिकेशन भी लिखी हुई है, ठीक है जी। इसके बाद इन 13 कार्ड के अंदर 3 कार्ड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर पिक्चर बनी होती है। उनमें एक कार्ड जैक, एक क्वीन और एक किंग का होता है। यही 3 कार्ड स्पेड के अंदर भी होंगे, यही 3 कार्ड डायमंड में भी होंगे और यही 3 कार्ड जो है वो हार्ट्स में भी होंगे। तो इनको कहते हैं पिक्चर्ड कार्ड या फेस कार्ड्स। एक कार्ड इन सब में यूनिक होता है, उसे कार्ड ऑफ एस कहते हैं। उसके ऊपर ए लिखा होता है, कोई पिक्चर नहीं बनी होती, कोई नंबर नहीं लिखा होता। याद रखें नंबर 1 का कोई कार्ड नहीं होता, नंबर 11 का कोई कार्ड नहीं होता। आपने अब ये क्लासिफिकेशन इसी तरह से याद रखनी है। यहां देखिए कि टोटल नंबर्ड कार्ड 36 होते हैं, टोटल पिक्चर्ड कार्ड कितने होते हैं 12 होते हैं। किंग के 4 कार्ड हैं, क्वीन के 4 कार्ड हैं, जैक के 4 कार्ड होते हैं, ठीक है जी। नंबर 2 से लेकर नंबर 10 तक हर नंबर के 4 कार्ड होते हैं, ठीक है। नंबर 1 का कोई कार्ड नहीं होता, नंबर 11 का कोई कार्ड नहीं, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन आपने इस तरह से याद रखनी है। आप चाहें तो फिर मैं इसको शो करा रहा हूँ जी आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें, इसको बार बार देखिएगा। लेकिन जो लोग फेमिलियर हैं, कार्ड्स खेलते हैं, उन्हें इस चीज की जरूरत नहीं है, वो इनके नाम से फेमिलियर होते हैं। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो नेम यूज हो रहे हैं इनके, वो नाम है जो मैथमेटिक्स के अंदर यूज होते हैं। तो ये इनके इंग्लिश नेम यूज होते हैं। हम आमतौर पे घर में खेलते हुए इनके पंजाबी वर्जन जो है वो इस्तेमाल करते हैं, वो आपके काम नहीं आएगा इनके टेस्ट के अंदर, ठीक है जी। अब आते हैं कि क्वेश्चन किस तरह का आएगा। सादा से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है जी, ये साथ वैसे इसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं, मैं यहीं से क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो ये सैंपल स्पेस वो आपको हमेशा बता देगा। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड कार्ड। तो पूरे पैक में आपको पता है कि 26 रेड कार्ड होते हैं, सैंपल स्पेस 52 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर जी, बात क्लियर हुई है कि नहीं। ये छोटे छोटे Yes. क्वेश्चन से ही आप Yes. क्लियर करते जाइएगा, क्योंकि Yes, आगे चल sir. के इन्हीं क्वेश्चंस में बड़े हो जाना है, ठीक है जी। इधर आ जाए। A card is drawn at random from the deck of 52 playing cards. What is the probability that it is a numbered card? कितने नंबर्ड कार्ड होते हैं जी, अभी हमने बात की है। हर पैक में 9 होते हैं, 9 into 4 36/52। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 9/13 आंसर आ जाएगा आपका। आई होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। आगे चलते हैं जी। वो कहता है कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम 52 playing cards. What is probability that it is not a face card? फेस कार्ड कितने होते हैं जी टोटल 12।
तो कितने फेस कार्ड नहीं होंगे? 1 minus 40 फेस कार्ड नहीं 1 करने की जरूरत नहीं है, वैसे गिन लें। लेकिन अब टोटल 52 हैं, उनमें से 12 फेस कार्ड हैं, तो बाकी बचे 40, वो फेस कार्ड नहीं समझ आई बात? आगे सर। ठीक है जी, ठीक है जी। तो 40/52 जो है ये आपका आंसर आ गया। इज इट क्लियर? यस सर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ऊपर वाला सेंटेंस सेम है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड किंग? अब टोटल 4 किंग हैं, उनमें से 2 ब्लैक है और 2 रेड हैं। क्यों जी, समझ आई बात की नहीं? 2 ब्लैक हैं और 2 रेड हैं, तो रेड सिर्फ 2 हैं, तो इसका आंसर आएगा 2/52 यानी 1/26। आई होप सो के बातें आपको समझ आ रही है मेरी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे। A card is drawn at random from the deck of 52. What is the probability that it is spade and jack? 1/52. कि वो कार्ड स्पेड भी हो और जैक भी हो। ऐसा सिर्फ एक ही कार्ड हो सकता है। कौन सा कार्ड? Black, ये वाला spade, कार्ड, jack. ये वाला, हाँ ये वाला जैक, वो जैक जो स्पेड भी है, ओनली 1 कार्ड। बाकी जो जैक है वो स्पेड नहीं है, ठीक है। तो देयर इज प्रोबेबिलिटी, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/52, ठीक है जी। अब आगे देखिए, दैट इट इज डायमंड और क्वीन, डायमंड और क्वीन। अब डायमंड होते हैं 13, क्वीन होती हैं 4, इनको वैसे ऐड करें तो आंसर आता है 17। लेकिन याद है कल हमने पढ़ा था डिसजॉइंट इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और ओवरलैपिंग इवेंट्स, ठीक है। तो ये कौन से इवेंट है पहले ये बताइए, डिसजॉइंट है या ओवरलैपिंग है? ओवरलैपिंग है। Overlapping. डिस देखें देखें डिसजॉइंट वो होता है कि उन दोनों में कोई भी कॉमन चीज ना हो। तो क्या डायमंड में और क्वीन में कोई कॉमन चीज है? Yes, sir. Diamond queen. डायमंड ऑफ डायमंड की क्वीन हो सकती है। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। तो वो Diamond में- कॉमन जो चीज है वो उसमें से आपने माइनस कर देना है। तो एक्चुअली यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो कितने हैं? 16 है, 17 नहीं है। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 16/52। ये मैंने नीचे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, फिर देख लें कि टोटल आपके पास ये 13 कार्ड हैं किसके? डायमंड के। लेकिन इसमें एक क्वीन भी मौजूद है, इसके अलावा सिर्फ 3 क्वींस हैं। तो टोटल कार्ड आपके पास बनेंगे कितने? 16 बनेंगे, और 16/52 आपका आंसर आएगा। 13 कार्ड्स होंगे किसके? डायमंड के, और फिर 3 कार्ड आप क्वीन के ऐड करेंगे। 4 कार्ड ऑफ क्वीन नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि एक क्वीन आपने ऑलरेडी डायमंड के कार्ड्स के अंदर काउंट कर ली हुई है। समझ आ गई जी बात? अब आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। सर एक क्वीन है, इस वजह से एक माइनस कर। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ जी, वो एक कम कर दिए ना हमने, यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए जी, 2 cards are drawn at random from the deck of 52 playing cards. What is the probability that the first card is king and the second is queen? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहला कार्ड जब हम डेक में से ड्रॉ करेंगे तो उसके किंग होने के चांसेस होंगे 4/52। लेकिन दूसरा कार्ड जब क्वीन का ड्रॉ करेंगे तो उसके चांसेस हो जाएंगे 4/51। बताएं क्यों, ऐसा क्यों हुआ है? सर एक कार्ड कम हो, क्योंकि एक king कार्ड तो का कम होगा। हाँ जी, अब सुन लें, अब सुने मेरी बात, बड़ी गौर से सुन, ठीक है। जब भी वो कभी आपसे कहे कि ये चीजें ड्रॉ की जा रही हैं, वो साथ आपको बताएगा कि फर्स्ट स्टेप पे जो चीज आपने ड्रॉ की थी, आपने उसको रिप्लेस कर दिया था कि नहीं किया था। अगर रिप्लेस कर दे तो एवरी टाइम सैंपल स्पेस वही रहेगी जो स्टार्ट में थी। लेकिन अगर रिप्लेस ना करे तो एवरी टाइम सैंपल स्पेस एक एक कम होती जाएगी। सो दैट्स वाई यहाँ पे उसने चूंकि रिप्लेस करने की तो बात ही नहीं की, इसलिए यहाँ पे दूसरी दफा जो सैंपल स्पेस है वो 52 की बजाय 51 हो गई। एक बात। दूसरी बात ये कि उसने लिखा है फर्स्ट कार्ड इज किंग
एंड सेकंड इज क्वीन। और एंड जब भी आ जाए तो आप इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को आपस में क्या करेंगे जी, ऐड करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई से। मल्टीप्लाई। हाँ जी, मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल ठीक है जी। ये आपका आंसर आ गया कि इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। काइंडली स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते जाएं, ठीक है जी, ताकि आपको याद रहे। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। आगे चलते हैं जी। एक क्वेश्चन ये देखिए, इसका क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब मैं प्लेइंग कार्ड से निकल कर 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अ बैग कंटेन्स 3 रेड 4 व्हाइट एंड 5 ग्रीन बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, its color is noted and the ball is replaced। बॉल को वापस डाल दिया गया है, अब सैंपल स्पेस कम नहीं होगी, ठीक है जी। another ball is then drawn from the bag, what is the probability that both balls are green? तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी 5/12, दूसरी की भी 5/12 ही होगी, क्योंकि हमने हर दफा बॉल को बैग में वापस डाल दिया। हमने हर दफा बॉल को बैग में वापस, इसलिए बस भाई माइक ऑफ रखें अपना। अपना माइक ऑफ करो। जी नेक्स्ट क्वेश्चन आप जल्दी से नोट कर लें, इसका आंसर आप खुद दीजिएगा, ठीक है। इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट है तो एवरी टाइम एक एक सैंपल स्पेस जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है जी। फर्स्ट बॉल इज ग्रीन, सेकंड इज रेड एंड थर्ड इज व्हाइट। तो एवरी टाइम आप देखें तो एक एक सैंपल स्पेस कम होती जाएगी, एंड पे आप इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जी, ये वाला कहते हैं ये बैग कंटेन 3 रेड 4 व्हाइट एंड 5 ग्रीन बॉल, 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग विदाउट रिप्लेसिंग, रिप्लेस नहीं कर रहे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर? पहले तो ये बताएं कि ऊपर वाले क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस है। तसल्ली से पढ़ लें, हमारे पास टाइम है। इन दोनों क्वेश्चंस को गौर से पढ़ें और बताइए कि दोनों में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है। कोई डिफरेंस नजर आ भी रहा है कि नहीं? सर पहले क्वेश्चन में उसने स्पेसिफाई कर दिया कि कौन से कलर्स होने चाहिए, दूसरे में उसने स्पेसिफाई नहीं किया, सिर्फ कहा कि डिफरेंट कलर होना चाहिए। हाँ, यानी कलर्स की कोई पोजीशन difference मेंशन नहीं की, उसने ये नहीं बताया। नहीं, डिफरेंस है बिल्कुल। उसने कहा फर्स्ट बॉल इज ग्रीन, यहाँ पे उसने कब कहा कि फर्स्ट बॉल ग्रीन होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं बताया उसने कि कौन सी ग्रीन होनी चाहिए, कौन सी व्हाइट होनी चाहिए, कौन सी रेड होनी चाहिए, ठीक है। जबकि जो पहला ऊपर वाला क्वेश्चन है उसने उसने बताया हुआ है कि फर्स्ट ये हो, सेकंड ये हो, थर्ड ये एक मेजर डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए करेंगे क्या, इसका आंसर ये ऊपर वाला ही होगा। पहला स्टेप 5/12, 3/11 और 4/10, ठीक है जी। लेकिन इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 फैक्टोरियल से। अगर पोजीशन मेंशन ना हो तो आप सारी पॉसिबिलिटीज अंडर कंसिडरेशन लाएंगे, और ये 3 डिफरेंट कलर हैं, 3 डिफरेंट कलर डिफरेंट वेज में हैं, फैक्टोरियल वेज में आ सकते हैं। समझ आई बात की कि नहीं? तो इसका आंसर ये बनेगा, यानी ऊपर वाले आंसर को 1/22 को 3 फैक्टोरियल से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पोजीशन मेंशन नहीं है। अगर पोजीशन बता दे जी पहला ये है दूसरा ये है, तो फिर 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है जी। अगर ये क्लियर हो गया तो अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कि आप में से कितने लोग इसको सॉल्व करते हैं जी। क्लियर है ये पॉइंट? जी सर। yes sir। चलें ये क्वेश्चन कीजिए जी सॉल्व। सेकंड जो लास्ट क्वेश्चन है चैलेंज 2 के नाम से, आपने इसको सॉल्व करना है जी, और आप मुझे बताएंगे। आपके पास 2 मिनट है, नॉट मोर देन 2 मिनट। 2 मिनट ले लें, इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि आपका आंसर क्या है जी। अल्फा से। 2/5 से। बीटा।
चार्ली। कोई ना कोई तो सही चार्ली। होगा। चार्ली। अल्फा। कोई ना कोई तो ठीक हो जाएगा। चार्ली है सर। चलें जी देखते हैं। कह रहे जी ना ग्रुप ऑफ 10 पीपल 60% है ब्लू आईज। तो 10 का 60% होता है 6 लोग हैं जिनकी ब्लू आईज हैं। 2 persons are selected at random. What is probability that none of them will have blue eyes? ठीक है, तो कितने ऐसे लोग हैं जी जो कि नॉन ब्लू आईज हैं? यहां से हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 4 है, वेरी गुड। तो पहला 4। पर्सन जो कि नॉन ब्लू आई सिलेक्ट होगा उसके चांसेस हैं 4/10। ये बताएं ठीक है कि नहीं, क्योंकि 10 लोग टोटल हैं और वो नॉन ब्लू आई Yes, sir. आपने सिलेक्ट किया है, उसके चांसेस होंगे 4/10। अब बताएं कि दूसरा जो पर्सन सिलेक्ट होगा उसके चांसेस कितने हैं कि वो भी नॉन ब्लू आईज होगा? 3/9। सेम सर। वेरी गुड, वो होगा 3/9। 3/9। ठीक है, क्योंकि ये बंदा है और बंदे के बारे में रिप्लेसमेंट बताना जरूरी नहीं है। ये हमेशा विदाउट रिप्लेसमेंट होगा, बताएं या ना बताएं। ये बंदा तो नहीं ना रिप्लेस हो सकता। एक बंदे को आपने सेलेक्ट कर लिया है, अब वो तो नहीं ना रिप्लेस होगा ग्रुप के अंदर दोबारा। तो अगर बंदों के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो रिप्लेसमेंट का जिक्र करना जरूरी नहीं है। ये कॉमन सेंस की बात है कि बंदा रिप्लेस नहीं होगा। समझ आइए इसमें, बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बाकी इसको मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट आंसर। 3 इधर आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा जी 3, ये 2 और ये आ गया आपके पास 5, तो आंसर आ गया 2/15। तो जिन्होंने ऑप्शन सी कहा था कि वो ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि आपने तुक्का लगाया है कि ऐसे ही सॉल्व किया है, एनी हो, अगर ऐसे ही किया है तो वेरी गुड जी। ठीक है जी, समझ आ गई है। मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे करवा दिए हैं। अभी भी वैसे काम तो बहुत ज्यादा है, किया जा सकता है। चलिए एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ जी यहाँ पे, ताकि आपसे ये पॉइंट जो है वो कोई रह ना जाए। ये सारे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर। कहते हैं जी कि a number is selected at random among the primes. ये स्क्रीन नजर आ रही जी आपको? जी सर। जी सर आ रही है। Find probability that it is an odd number. जी, एक नंबर आपने सिलेक्ट करना है जी among the primes. one over All sir? primes are odd numbers. एक्सेप्ट 2। नहीं, एक मिनट सर। प्राइम जी क्या कह रहे हैं? सारे Sir, प्राइम all- odd नहीं होते? सर ऑप्शंस क्या है? 1। चलें जी, इन्होंने अच्छा ही बात की है कि ऑप्शन क्या हो। ऑप्शन है जी 1/2, 1, 0 और 1/3। 0 सर। 1 1 1 1 1 1 इज करेक्ट। देखिए One. इसमें सिंपल ट्रिक है, इसमें सिंपल ट्रिक है कि 200 और 400 के दरमियान जितने भी प्राइम आएंगे सारे ऑड ही होंगे। सर आपने याद है ये बात मैंने आपको बताई थी कि सारे प्राइम नंबर, हाँ जी सारे, हाँ हाँ जी 2 जो है वो सिर्फ प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारे ऑड होते हैं। और 2 इनमें आता ही नहीं, 200 और 400 के दरमियान। नहीं समझ आई जी बात? जी सर आ गई सब। चलो जी, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है जी एग्जाम में आते हैं। मैं असल में नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट नहीं करना चाह रहा, फिनिश नहीं होना, तो मैं इसीलिए फोकस कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जाएं
जो कि ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं और आप इनको वन और अदर वे जो है वो सॉल्व कर सकें। ठीक है जी, सर एक चलें जी क्वेश्चन एक क्वेश्चन और करते हैं फिर। जी पूछें। सर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3-digit number chosen at random divisible by 5. 1/5 Yes. सीधा आंसर। वो 3 डिजिट नंबर जो 2 पे डिवाइड होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, जो 3 पे डिवाइड होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, जो 4 पे डिवाइड होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, जो 5 पे डिवाइड होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है, जो 6 पे डिवाइड होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। बस आगे आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 7 पे जो नंबर डिवाइड होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 1/7 नहीं है। वो क्या है वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब कैलकुलेट कैसे करनी है देखें। 3 डिजिट नंबर, पहला 3 डिजिट नंबर है 100, आखिरी 3 डिजिट नंबर है 999, ये टोटल बनते हैं 900। ठीक है जी, तो वो 3 डिजिट नंबर जो 3 पे डिवाइड होते हैं, मैं वैसे बता रहा हूँ, या चले 5 पे डिवाइड होते हैं, वो ये है। पहला नंबर है 100, दूसरा है 105, तीसरा है 110 और आखिरी 3 डिजिट नंबर जो 5 पे डिवाइड होता है वो है 995। अब आपने इनका टोटल निकालना है कि कितना है। टोटल निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। पहली बात तो ये कि जी सारे 5 पे डिवाइड होते हैं, तो 100 को 5 पे डिवाइड करें तो 20 आएगा। 995 को अगर आप 5 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा जी, ये आएगा 199। अब आपने टोटल गिनना है तो क्या करें, 199 में से 20 को माइनस करें, ठीक है जी, और 1 इसमें आप ऐड कर दें। ठीक है जी, क्या बनेगा देखें, याद है ये तरीका मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो ये टोटल नंबर बन गए आपके पास 180, यानी ये पूरे नंबर जो 5 के मल्टीपल हैं ये टोटल 180 है, और टोटल 3 डिजिट नंबर जो है वो 900 है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 180 ओवर 900। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर 1/5 ही आएगा। ठीक है, याद रखने का तरीका मैंने आपको शॉर्टकट वैसे बता दिया कि 2 पे डिविजिबल 1/2, 3 पे डिविजिबल 1/3, 7 पे डिविजिबल 1/7 नहीं है। 6 तक तो ये फार्मूला चलेगा आपका। ठीक है, 6 से आगे अगर निकालें तो फिर ये तरीका भी साथ बता रहा हूं आपको। ठीक है जी, अब समझ आ गई बात मेरी कि नहीं। Thank you, sir. Yes, sir. चलेंगे। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कैन बी ड्रॉन ऑन अ चेस बोर्ड। एक चेस बोर्ड के ऊपर आप कितनी रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं। चेस बोर्ड देखा है जी कभी आपने। Yes. चलिए। सर। चेस बोर्ड Yes, sir. इस तरह का होता है जी, ये आपके सामने मैं एक छोटा सा बोर्ड ड्रॉ कर रहा हूँ। इट इज नॉट अ चेस बोर्ड, लेकिन एनी हाउ ये एक छोटा सा बोर्ड है। ठीक है, आप बता सकते हैं इस बोर्ड के ऊपर कितनी रेक्टेंगल्स हैं। चेस बोर्ड तो बहुत बड़ा होता है, सिर्फ इसमें बता दो कि कितनी रेक्टेंगल्स हैं। स्क्वायर्स नहीं, 9 स्क्वायर्स नहीं, 0 स्क्वायर्स नहीं, बी के इसमें कितनी रेक्टेंगल्स 0. हैं ये बताएं 0 आप। 0 नहीं, जीरो नहीं है। 6 जीरो कैसे होगा बेटा, 3. नहीं 6 भी नहीं है, उससे ज्यादा है। 3 भी नहीं है। आप जो भी कहेंगे ना आपका आंसर गलत होगा, उसकी वजह ये कि आप लगा रहे हैं। सर ठीक है, 10 पहली बात तो देखें 1 2 Sir, 3 options तो आते 4 हैं. 5 6 7 36. 8 9, तो 9 तो ये बन गई। ठीक है, सर अब जरा इसका 10 देखें Sir, होगा यहाँ, ना, 81. वो ये खुद भी एक है वो। 10वीं बन गई। और इधर इधर देखें तो सही, 10 नहीं होंगी, ये 11वीं बन गई, 10वीं बन गई, ये 11वीं बन गई। ठीक है जी, ये बन गई 12वीं। ठीक है, ये बन गई 13। ठीक है जी, चलिए अभी तो ये थोड़ी हैं। एक ये भी बनेगी 14। ठीक है जी, एक ऐसे बनेगी 15, एक ऐसे बनेगी 16। आप कितनी काउंट करेंगे। और अभी ये चेस बोर्ड नहीं है, चेस बोर्ड के ऊपर 64 डब्बे होते हैं। ये तो मैंने 9 डब्बे ड्रॉ किए हैं और आप रेक्टेंगल नहीं गिन पा रहे हैं। समझे पहले बात को। ठीक है जी, तुक्का लगाने से गुरेज करें। ठीक है, आपको जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो समझे।
ठीक है, मैंने सिर्फ 9 डब्बे ड्रॉ किए हैं और आप 9 डब्बों के ऊपर ही रेक्टेंगल्स को नहीं गिन सकते। ठीक है, गिन नहीं सकते ना, वो आप हर दफा गलत करते जाएंगे। जैसे जैसे ये बिग होता जाएगा, चेस बोर्ड के ऊपर इस तरह के टोटल 64 बॉक्सेस होते हैं। अब मैं आपको इसका फार्मूला बताता हूँ। फार्मूला ये है कि देखें, एक रेक्टेंगल बनाने के लिए 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस की जरूरत होती है। पहले मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? यस। ठीक है जी, अब सुनिए मेरी Yes. बात गौर से। 1 रेक्टेंगल, अब मैं इसको एक और तरह से बोल रहा हूँ, आपने मुझे बताना है कि कौन सा फार्मूला लगेगा। 1 रेक्टेंगल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हॉरिजॉन्टल एंड 2 वर्टिकल लाइंस। अब समझ आया मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes. अब बताएं कि ये जो हमको अब बताता हूँ, इसमें टोटल कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, आपने ये गिन लेना है। ठीक है, तो इसमें कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये देखिए 1 4 2 3 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसमें कितनी वर्टिकल लाइंस हैं, 1 2 3 4 वर्टिकल 4 लाइंस। हैं sir. ठीक है जी, तो सुनिए, अब इस फिगर के अंदर कितनी रेक्टेंगल्स बनेंगी। आपने जब भी रेक्टेंगल्स कंप्यूट करनी हो तो हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस का C2 का कॉम्बिनेशन बना दें। 4 वर्टिकल लाइंस हैं 4C2 मल्टीप्लाइड बाई 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं 4C2, इतनी रेक्टेंगल्स बनेंगी इसके ऊपर। समझ आई ये बात कि नहीं है? Yes. ठीक है जी। अच्छा, इधर देखिएगा, लेट से सपोज कर लेते हैं कि यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन और लगा देता हूँ, ये अब हो जाएंगी 5C2 हॉरिजॉन्टल 4C के लिए वर्टिकल के लिए, इनका प्रोडक्ट ले लें तो इतनी रेक्टेंगल बनेगी। अब आपने देखना है कि चेस बोर्ड के ऊपर टोटल कितनी वर्टिकल लाइंस होती हैं, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। 4 होते हैं, 8 कितनी होती हैं वो अब आपने खुद 10 होती है। 8 नहीं 9 होती बेटा, sir. 8 नहीं 10 भी नहीं होती, 9 sir. इसको गिनिएगा। ठीक है, चेस बोर्ड अपने सामने रख लें, उसको गिने। अब असल में बताने का मकसद ये कि ये क्वेश्चन बेटा सिर्फ जरूरी नहीं चेस बोर्ड के लिए आए, वो आपके सामने एक बोर्ड ड्रॉ करके भी पूछ सकता है कि जी बताएं इसमें कितनी रेक्टेंगल्स बनेगी। समझ आ गई बात की? जी sir. जी, समझ आई है बात की नहीं आई मेरी बात? ठीक है, तो हाँ, तो आपने वहां इस टेक्निक को यूज करना है। ठीक है, ये नहीं करेंगे कि आप वहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है इसी को अप्लाई कर दें आप। सॉरी, क्या मतलब है कि आप गिनने बैठ जाएं या उस पर कोई फार्मूला और लगेगा, ये फार्मूला आपको इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। ठीक होगी जी बात? इज इट क्लियर? Sir, squares कैसे कैलकुलेट करें? स्केयर्स नहीं हो सकती बेटा कैलकुलेट। स्केयर के लिए देखिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो उसमें ये है कि हमने उसको रखना होता है, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे इसको आप, उसमें एंगल का ख्याल रखना है। दूसरा उसमें हमने ये ख्याल रखना है कि साइड्स की जो लेंथ है सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो स्क्वायर को इस तरह से कंप्यूट नहीं कर सकते। स्क्वायर के लिए हमें जो है वो कोई डिफरेंट मेथड जो है वो यूज करना पड़ता है। ठीक है, वो फिर आपको फिर कभी बताएंगे, और वो चूंकि बड़े टेक्निकल और टिपिकल से क्वेश्चन आते हैं, वो जब आप आएंगे फास्ट के पेपर की प्रेपरेशन के लिए तो वहां पे फिर आप बताएंगे। ठीक है, जी सर। Yes. ठीक है। सर ये तो फिलहाल आप इसी पे फोकस करें सर ये जी। अलग भी होगी प्रिपरेशन सर यूनिवर्सिटी?